सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपने इतनी बिज़ी शेड्यूल में भी आज समय दिया। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में जी, बहुत आपका। धन्यवाद। और सर बहुत महत्वपूर्ण ऐसे सवाल हैं जो इस वक़्त कोरोना को लेकर लोग जानना चाहते हैं। हालाँकि आप लोग लगातार सुबह-शाम जो है वो फ्रंट वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं। लगातार आपके पास फ़ोन भी आ रहे हैं। लगातार आप लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे यही है कि जो ये कोरोना का दूसरा फ़ेज़ है, जो दूसरा ये लहर चला है क्या सर? ये इसको विस्तार से हम जानना चाहेंगे। देखिए, ये दूसरा लहर जो है कोरोना वायरस का, ये अभी जो हम लोग देख रहे हैं, इसके 2 पहलू हैं। सबसे पहला ये है कि पहले सबसे पहला जो लहर था, जिसमें वुहान कोरोना वायरस, सार्स कोरोना वायरस 2 जिसका नाम दिया गया, जो इन्फेक्शन का नाम कोविड-19 फिर डब्ल्यूएचओ ने दिया। वो उसके हुँ, जेनेटिक मटेरियल की डिसाइफरिंग जो हुई, जो पकड़ में आई, जीनोमिक स्ट्रक्चर जो पहचाना गया, उसे जनवरी हुँ, 2020 में पहचाना गया। और 2020 जी, में जब इसकी स्ट्रक्चर पता चली, तो इसके एवज में लोगों ने वैक्सीन की तैयारियां शुरू की और इसके जांच की व्यवस्था की गई। इसके स्ट्रक्चर को देखते हुए आरटी-पीसीआर टेस्ट डेवलप की गई, रैपिड एंटीजन टेस्ट डेवलप की गई और इसके देखते हुँ, हुए वैक्सीन डेवलप किया गया। कालांतर में देखा जी, गया कि बहुत जगह यूरोपियन कंट्री में और इंडिया में हर जगहों पर ये बहुत गंभीर रूप से लोगों को संक्रमित किया। लेकिन फिर इंडिया के अंदर में अक्टूबर-नवंबर के बाद से इसकी संक्रमण की संख्या कमने लगी, लोगों की संख्या। जनवरी-फरवरी में हुँ, लोएस्ट पर आ गई। करीब-करीब 6000 हुँ, 8000 प्रति दिन पर आ गई। तो लेकिन उस समय क्या हुआ कि 1-2 चूक भी हुई और उस समय वायरस ने क्या किया कि म्यूटेट करना शुरू किया था बीच में। और नियम होता है हर एक वायरस का कि स्ट्रक्चरल म्यूटेशंस करते हैं, जब मल्टीप्लाई वायरस करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, तो उनके प्रोटीन हुँ, स्ट्रक्चर में कभी-कभी एबरेशंस होते हैं। कोई जो प्रोटीन स्ट्रक्चर 21वां रैंक पे बैठना है तो 23 पर आ जाता है, 23 वाला 25 पर आ जाता है। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन के क्रम में जेनेटिक स्ट्रक्चर में अल्टरेशंस होते हैं। कुछ बेनिफिशियल जी, अल्टरेशंस होते हैं, कुछ कुछ नेगेटिव अल्टरेशंस होते हैं। जो अभी क्या हुआ कि अक्टूबर में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे हुँ, बाहर के वेरिएंट, जिसमें यूके स्ट्रेन, जिसमें साउथ हुँ, अफ्रीकन स्ट्रेन और ब्राज़ीलियन स्ट्रेन कॉमन था, वो हुँ, देखने को मिले और उनमें ट्रांसमिसिबिलिटी थोड़ी-सी ज़्यादा दिखी। साथ ही साथ हुँ, अक्टूबर में फर्स्ट टाइम हम लोग को पता चला कि हुँ, जीनोमिक स्ट्रक्चर जो सैंपलिंग हुई, वो सैंपलिंग में पता चला कि डबल म्यूटेंट वेरिएंट भी यहाँ आ रहा है। उसमें म्यूटेशंस 2 बार होकर के और वो अपने को ऐसे एडजस्ट किया कि वो ईज़िली जो सेल्स होते हैं, जो रिसेप्टर्स होते हैं, जहाँ की वायरस जाके अटैच करता है और मल्टीप्लाई करना शुरू करता जी, है, उसके हुँ, और ज़्यादा अनुरूप ढाल दिया। जो वुहान वायरस हुँ, में जितनी जितनी आसानी से जो अटैच करता था, उससे कई गुना ज़्यादा आसानी से अटैच करने लगा और इन्नेट इम्यूनिटी, जो छोटे बच्चों में इम्यूनिटी जो डेवलप रहती थी या यंग एडल्ट्स में हुँ, जो अंदर से इम्यूनिटी रहती थी, उसको भी काउंटर करते हुए उसके अंदर भी प्रवेश करने की क्षमता डेवलप कर दिया। ये सब हुँ, अक्टूबर-नवंबर में शुरू हो गया और उसके साथ-साथ जब तक हम लोग भी अपने को कॉम्प्लासेंस होने लगे, थोड़ा कोविड के प्रति उदासीन हो गए कि थोड़ा ये भी समझ में आने लगा कि अब हम लोग तो इसको कंट्रोल कर चुके हैं। सरकार की तरफ से भी इस तरह की बातें आने लगी कि हम लोग कंट्रोल कर चुके हैं। आम जनता भी उसे देखते हुए समझने लगी कि हम लोग पूरी तरह से कंट्रोल कर चुके हैं, अब हम लोग फ्री हैं। उसी समय ये वायरस हुँ, नए स्ट्रक्चर के साथ, नए रूप के साथ अटैक करने की प्लान करने लगा, अटैक करने की कोशिश करना शुरू किया और उस समय उसे मिला क्या कि हम लोग की भीड़। एक जगह बहुत पार्टियाँ होने लगी, यंग यूथ सब बिल्कुल, निकलने लगे, लोग घूमने लगे और पार्टियों हुँ, के साथ-साथ बहुत जगह भीड़ देखी गई, इलेक्शन में भीड़ देखी गई, मेला हुँ, में भीड़ लाखों की संख्या में देखी गई। तो विभिन्न तरह के जो कोविड उदासीन बिहेवियर के कारण से कोविड एप्रोप्रिएट मेजर्स नहीं लिए, वो एक साथ भीड़ दिखी और उसी समय वायरस को अटैक का मौका लगा और वायरस भी ज़्यादा संक्रमित करने की क्षमता लेकर के इस बार आया और दोनों मिला कर के इस तरह की भयावह स्थिति दूसरी लहर हम लोग को देखने को मिल रही है, जहाँ की एक दिन में करीब-करीब 4 लाख आज के दिन में रोज़ रोगी आ रहे हैं बिल्कुल, और अगर जी। स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं लिए गए तो और बढ़ने की संभावनाएँ हो सकती हैं। बिल्कुल। सर इस बार भी ये देखा जा रहा है कि लोगों को फेफड़े की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब साँस लेने में तकलीफ हो रही है लोगों को, साँस का ऑक्सीमीटर जो है वो कम हो जा रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जा रहा है। तो ये आखिर कैसे हो रहा है सर, क्यों हो रहा है? देखिए, जो पुराने वेरिएंट थे, जो पुराने वुहान वायरस का फर्स्ट टाइम जो वायरस अटैक किया,
वो अटैक किया तो उस समय उसकी क्षमताएं ह्यूमन बॉडी के अनुरूप, जो बॉडी भी लड़ रहा था उससे और वो भी लड़ रहे थे हमारे बॉडी से, वो भी समझने को अपना कोशिश कर रहा था कि इसको किस तरह से हम अपने होस्ट को ज्यादा से ज्यादा डैमेज कर पाए, और हमारा बॉडी भी उसमें स्ट्रगल कर रहा था कि कैसे हम बच पाए। तो उसी जी। कालांतर में जब ये म्यूटेशंस हुए, जब वे परिवर्तन हुए उनके स्ट्रक्चर में, तो एक तरफ तो वो आसानी से प्रवेश करने को ह्यूमन बॉडी के अंदर में अपने को उपयुक्त बनाया, और दूसरा जब प्रवेश किया तो जो लॉन्ग जो पीरियड होती थी इंक्यूबेशन की, और जो सामान्यतः जो ऊपर नाक की मुकोसा से, नाक और मुंह से प्रवेश करता है यह वायरस, बाकी और कहीं से प्रवेश करने की क्षमता नहीं रखता है, सामान्यतः नाक और मुंह से ही प्रवेश करता है। जब वो नाक के अंदर म्यूकोसा में मल्टीप्लाई करता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद से एक दिन में बहुत सारे वायरस के पार्टिकल्स बनते हैं, और लेटर ऑन वो बहुत फास्टली ये नया वेरिएंट जो है लंग्स में अपने स्थान बनाता है, और जो इंफ्लेमेशन बॉडी प्रोड्यूस करता है वो लंग्स को डैमेज ज्यादा करने की क्षमता रखता है। और जो अभी सर, चीजें पिछले अभी के वायरस लक्षण में, क्या है अभी? जी। अभी जो पिछले जो 5 से 7 दिन लंग्स में जाने में लगते थे, 7 दिन 8 दिन, अभी वो 3 से 4 दिन के अंदर लंग्स को डैमेज करने की क्षमता रख रहे हैं। और अभी के वायरस के जो मुख्य लक्षण आ रहे हैं, उसमें क्लासिकली पुराने वायरस के भी लक्षण तो है ही है, जैसे तेज बुखार। नए वेरिएंट में क्या हो रहा है कि लगातार कई दिनों तक बुखार लग रहा है और वो टूट नहीं रहा है। पुराने वेरिएंट में बुखार टूट टूट करके भी आ रहा था। इसमें क्या हो रहा है कि खांसी, हफनी, सूखी खांसी ये तो हो ही रही है, सर दर्द, बॉडी एक, इतनी तेजी से कमजोरी कर रहा है ये वायरस नया वाला, कि जिसमें कि कभी कभी किसी को खांसी और बुखार भी नहीं आ रहा है, कमजोर हो जा रहा है बहुत शरीर। और नए जी। लक्षणों में डायरिया, डिसेंट्री भी इसके कॉमन लक्षण होते जा रहे हैं। बहुतों में ना खांसी हो रही है ना बुखार, डायरिया डिसेंट्री हो गई है, और माइल्जिया हो रहा है, मसल्स में पेन हो रहा है, बॉडी एक कितनी तेजी हो रही है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। और ये सब नए लक्षण है। और महक का सर नहीं एक आना सवाल बहुत और आ रहा है स्वाद कि का नहीं आना, ये भी एक महत्वपूर्ण लक्षण इसके हैं। एक सवाल बहुत आ रहा है कि लोगों को जब ये लक्षण पता चल रहे हैं। जी, लोगों में ये बहुत सवाल आ रहा है कि जब लोगों को इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, सिर दर्द, तबीयत, बुखार आना, ये आना, तो लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्या सुझाव हैं आपके जो लोगों को क्या अस्पताल तुरंत से चले जाना चाहिए या फिर घर पर रहकर भी इसका इलाज हो सकता है? देखिए, सबसे पहले जब आपको लक्षण आए, बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि इसे नजरअंदाज कर रहे हैं डर करके भी, और ये सोचने को बाध्य नहीं हो पा रहे हैं कि ये कोविड हो सकता है, तो डर के कारण हुँ, भी टेस्ट नहीं करा रहे हैं, और कभी-कभी घबरा करके टेस्ट नहीं करा रहे हैं, और कभी-कभी सोचते हैं कि नहीं हमें तो हो ही नहीं सकता है। ये गलती होती है। हुँ, सबसे पहले अगर आपको आज के दिन में किसी तरह की बुखार, कमजोरी, डायरिया, डिसेंट्री, महक का कम होना, स्वाद का कम होना है, इमीडिएट आपको कोविड की टेस्ट करानी है। दूसरी चीज क्या करनी है कि जो लोग हुँ, इसमें अर्ली हिट हार्ड है, अगर आप शुरू दौर में ही दवाइयों का सेवन करेंगे, कोविड कोविड के लिए जो प्रोटोकॉल में दवाइयां आती हैं, जो कोविड के कॉम्प्लिकेशन से बचाने की कोशिश करने की दवाइयां आती हैं, जो एंटीवायरल एजेंट्स आते हैं, उनका शुरू में ही अगर सेवन करते हैं, और आप चिकित्सीय देख रेख में ऑनलाइन पर भी रहते हैं घर पे आइसोलेशन में, हुँ, तो उनमें देखा जा रहा है कि कॉम्प्लिकेशन की संभावनाएं कम हो रही हैं। उनमें भी हुँ, होती है लेकिन अपेक्षाकृत बहुत कम होती हैं। तो जो व्यक्ति जी, 10 दिन तक डिले कर दिए हैं सर्दी, खाँसी, बुखार को, और खाँसी जब बढ़ जाती है, उन्हें हुँ, हॉस्पिटलाइज़ होने की, ऑक्सीजन की, आईसीयू की, वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन जो लोग शुरू हुँ, में अगर दवाइयाँ अपने घर पर इंटेंसिवली देख-रेख में कर ले रहे हैं, चिकित्सीय देख-रेख में, तो उनमें जी, कॉम्प्लिकेशन होने की संभावनाएँ कम जाती हैं। तो सबसे पहले आप घर पर अपनी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। लेकिन अगर आप हुँ, घर पर ट्रीटमेंट कराते हुए ऑक्सीजन आपकी कमने लगती है, अगर 94 से कम होने लगती है, और आपको हुँ, खाँसी या हँफनी बढ़ने लगती है, और फीवर इतनी तेज हो रही है, जो टूट नहीं रहा है, और आप अपने अंदर से हुँ, बहुत कमज़ोर महसूस करने शुरू कर रहे हैं, तो आपको हॉस्पिटलाइज़ होने की आवश्यकता पड़ सकती है। अन्यथा आप घर पर ही रह करके अपनी ट्रीटमेंट चिकित्सीय देखरेख में ऑनलाइन के द्वारा भी कर सकते हैं। 80% तक जी, कुछ हुँ, कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वो घर पर ट्रीट होकर के ठीक हो सकते हैं। 20% हुँ, को ऑक्सीजन की आवश्यकता, 100 में 20 व्यक्ति को ऑक्सीजन की आवश्यकता, हुँ। या फिर आईसीयू या वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ सकती है। सर इस कोविड के बाद एक चीज़ बहुत कॉमन देखने को मिल रही है कि लोगों को हार्ट अटैक की शिकायत बहुत आ रही है। जैसे कि हमने एक बहुत बड़े पत्रकार को खो दिया और वो हार्ट अटैक के कारण, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, कोरोना वायरस जो इफ़ेक्ट कर रहा है ना, वो 2-3 तरीके से इफ़ेक्ट कर रहा है। सबसे पहले तो वायरस का रेप्लिकेशन होता है। जब वायरस हुँ, मल्टीप्लाई करता है और बॉडी जो है उसके अगेंस्ट में फाइट करता है,
जब फाइट बॉडी एजिटेटेड हो जाता है, फाइट करने लगता है, तो उस क्रम में बहुत सारे इन्फ्लेमेशन होते हैं शरीर के अंदर, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कहते हैं, वो बढ़ जाते हैं और शरीर जब फाइट करता है बॉडी को, वायरस को मारने के लिए, तो वो बहुत आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, अपने सेल्स को भी डैमेज करना शुरू करता है। इम्यूनोजेनिकल रिएक्शंस कहते हैं वो, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस सेकंड स्टेज जब शुरू होता है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स को डैमेज करना शुरू करता है और उस क्रम में जब वायरस है, डायरेक्ट वायरस मसल्स, हार्ट के मसल्स को भी वीक करने की क्षमता रखता है, कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। और इस वायरस का एक पेक्यूलियर लक्षण है कि ये कोएगुलेशन कराता है, ये जमाने लगता है, रक्त के थक्के को जमाने की कोशिश करता है। इसलिए इसका एक बेसिक ट्रीटमेंट में शुरू से ही हम लोग एंटीकोगुलेंट देते हैं, जो ब्लड को पतला करके रखे। और हार्ट अटैक में क्या होता है कि आर्टरियां होती है, धमनियां होती हैं, जब ये कोएगुलोपैथी करता है, हार्ट में रक्त को जमाने की कोशिश करता है, तो जब हार्ट का रक्त संचार ब्लॉक हो जाता है उसके ब्लड के क्लॉट से, और उसमें हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस कारण से पोस्ट कोविड में भी कभी-कभी देखा जा रहा है कि हार्ट के कार्डियोमायोपैथी के कारण हार्ट की पंपिंग कमजोर हो रही है, हार्ट के रिदम में प्रॉब्लम आ रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, एक रिदम होता है उसमें, और साथ-साथ हार्ट अटैक भी बढ़ रहे हैं, जो कोगुलेट कर जा रहा है अगर वेसल्स के अंदर में, तो हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, ब्रेन के स्ट्रोक बढ़ रहे हैं, और इस तरह की समस्याएं भी कोविड के बाद में देखी जाती है, कोविड के इन्फेक्शन में भी देखी जाती है। सर एक अंतिम सवाल, जो लोग इस वक़्त आपको सुन रहे हैं, उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? किस तरह से कोविड से बच सकते हैं? क्या कुछ सुरक्षा के इंतज़ाम लोग कर सकते हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे सर लोगों को? देखिए, अभी बहुत महत्वपूर्ण है, हम सभी, आप सभी, हमारा देश, प्रदेश, राज्य एक ऐसे अभूतपूर्व क्राइसिस में जूझ रहा है, जा रहा है, जिसमें कि हर परिवार के कोई न कोई सदस्य असमय मृत्यु हो जा रही है। ये बिल्कुल, आप रोज समाचार देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, ये व्यथित के साथ-साथ बहुत सावधान रहने वाली स्थिति आ रही है। ये दुःख की बात है कि आज के दिन में व्यक्ति अपने आप पर छूट चुका है। कहीं से कोई जितनी आशा की किरण दिखनी चाहिए वो दिखती नहीं है। जो सरकार को जितने प्रोएक्टिवली इसे कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। और आज के जी, दिन इसका नतीजा ये हुआ कि हमारे आपके परिवार के रोज हम लोग एम्बुलेंस में चिकित्सक होने के बावजूद रोज एम्बुलेंस में घूम रहे हैं कि एक एक डिब्बा ऑक्सीजन मिल जाए, एक एक ये मिल जाए तो एक बेड मिल जाए। इसके लिए हम बिल्कुल, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हम हर सांस के लिए जिंदा है जब तक एक सांस के लिए कर रहे हैं, और जब मर गए तब फिर अपने प्रियजनों को देख भी नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भी 2-2 दिन 3-3 दिन की लाइन श्मशान घाट में लग रही है। ये सबों के साथ हो रहा है। इससे बचना के लिए हमारे आपके पास बस 2 ही उपाय हैं। आज आप और हम, सरकार चाहे जो करे न करे, अनदेखी करे, कोविड उदासीन रहे, जो रहे, आप और हम अपने परिजनों को बचाने के लिए, अपनों को बचाने के लिए पहला प्रण करें कि बिना मास्क के नहीं निकलें। देखिए, जो नया वेरिएंट है ना, वो बहुत तेजी से फैलता है और एक ही मात्र हम लोग के पास तरीका है। कितना हद तक आप देख रहे हैं कि आरटी-पीसीआर भी नेगेटिव आ रहा है बहुत बार। बहुत बार वैक्सीन को एस्केप कर रहा है ये। तो एक ही तरीका भी है, जब तक कि वैक्सीन में बूस्टर डोज में इस नए वेरिएंट को इनकॉर्पोरेट न किया जाए, जब तक कि हमारे जाँच में इस नए वेरिएंट को इनकॉर्पोरेट न किया जाए, हमारे पास मास्क एकमात्र उपाय है, जो आसानी से आपके पास सुलभ है, हमारे पास सुलभ है। मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग अवश्य करें, ये मानते हुए कि हर दूसरा से तीसरा व्यक्ति आज संक्रमित है, भले उसके लक्षण हो या नहीं हो। तो इसलिए मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें, ये मेरी गुज़ारिश है आपको। अपनी जान बचाने के लिए, अपने परिजनों की जान बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, राज्य को बचाने के जी, लिए। दूसरी चीज़ है बिल्कुल, कि जो लोग भी वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें प्रेरित करें कि जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन ले पाएँ। बहुत लोग ले ल और वैक्सीन की जो कमी आ रही है, वो हमें विश्वास है कि चंद दिनों में उसे पूरी कर ली जा सकती है, कर ली जाएगी, और वैक्सिनेशन का ड्राइव करें। यही 2 हथियार हमारे पास हैं, जिससे कि हम लोग अपने को इस त्रासदी से बचा सकते हैं। मास्क और बिल्कुल, वैक्सीनेशन। तो ये दोनों चीज़ बिल्कुल। मेरा मिशन के रूप में देखते हुए सारे नौजवान भाई खुद भी लगाएँ, सबों को प्रेरित करें। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया और इतने अच्छे सुझाव दिए। बहुत-बहुत शुक्रिया एक बार फिर से जी, हमारे बहुत चैनल में जुड़ने धन्यवाद। के लिए। धन्यवाद।